मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ना बच्चों, सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी तक जो हम फोर्स पढ़ रहे थे बच्चों, वो फोर्स क्या कर रहा था? अभी हम इससे पहले मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हमारा ओवर हो गया। तो अभी जो फोर्स था हमारा, वो फोर्स क्या कर रहा था? बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहा था। बॉडी को आइदर ट्रांसलेट करा रहा था या रोटेट करा रहा था। अब जो इस चैप्टर में जो हम फोर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब ये वो फोर्स है जो बॉडी में ट्रांसलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इन सच अ वे दैट ट्रांसलेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। क्या करेगा फिर फोर्स? फोर्स जो होगा बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करेगा। बस रिलेटिव पोजीशन को चेंज करने का मतलब बॉडी के शेप को, साइज को चेंज कर देगा। ऐसा फोर्स जो बॉडी में विदाउट मोशन, विदाउट ट्रांसलेशन उसके शेप एंड साइज को बदल दे, वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। समझ गए? कुछ लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा फोर्स जो बॉडी के मॉलिक्यूल फोर्स, जो ऐसा फोर्स दैट फोर्स टू चेंज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द molecules of the body is called the deforming force. इसकी वजह, as the result of this deforming force, length, volume और shape of the body will change. लिखा दूँ या ज़रूरत है? नहीं है ना? ठीक है, लिख लो, लिखना चाहते हो चलो एक लाइन। When force is applied in such a way that the body has no translation motion. The body has no translation motion. The force is applied in such a way that the body has no translation motion. But molecules of body are forced to undergo. But molecules of body are forced to undergo a change in their relative position. A change in their relative position is called a deforming force. Is called a deforming force. Full stop. As a result of this force, a body may undergo a change in length. A body may undergo a change in length, volume or shape. ठीक है। इलास्टिसिटी हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? बॉडीज़ के इलास्टिक बिहेवियर को पढ़ने जा रहे हैं, इस इलास्टिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसे कहते हैं इलास्टिसिटी? इफ़ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बॉडी के ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी की लेंथ चेंज हो गई, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया, बॉडी का शेप बदल गया, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया तो फोर्स हटाने के बाद बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है तो ऐसी बॉडीज़ जो है वो इलास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं, और ये बिहेवियर जो है वो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, इफ बॉडी रीगेन इट्स original shape and size after removal of deforming force, then the body is said to be elastic, and this property is called elasticity.
क्लियर हो गया? ठीक है, अगली बात जो है, ये बहुत बार, हज़ारों बार ये टर्म आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आपको सब चीज़ें रट जाएंगी, कोई नई चीज़ नहीं है। अगला क्या है? प्लास्टिसिटी। अगला क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होगा? इफ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और लगाने के बाद जब फोर्स हटाया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करती, ऐसी बॉडीज़ जो है वो क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। और ये बिहेवियर जो है वो क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है। इफ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, then the body is said to be plastic and the property is called क्या बच्चों? प्लास्टिसिटी। क्लियर बच्चों? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, जब हम इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को डिफॉर्म करते हैं। अगर कोई इलास्टिक वायर है, इसको मैं फोर्स लगा के इसको वायर को एक्सटेंड किया, यहाँ पे अगर मैंने कोई लोड लटकाया, लोड लटकाने पे ये वायर एक्सटेंड करेगा, तो लोड लटकाने पे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स डेवलप होगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि अंदर जब ये एक्सटेंड करेगा तो बॉडी के अंदर एक इंटरनली एक फोर्स सेट होता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? रीस्टोरिंग फोर्स, जो क्या करता है, इस बॉडी को इसका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज रीस्टोर कराने की कोशिश करता है। जब हम बॉडी के ऊपर, इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडीज़ के ईच सेक्शन पे इंटरनली रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है। ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के एग्जैक्टली। ठीक है, ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? बॉडी को उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कराने की कोशिश करता है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को उसके वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कराता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने में जो आपने स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में जो फोर्स लगाया है, रबर को डिफॉर्म करने में आपने जो फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, तो रबर वापस खींचती है ना, तो इसका मतलब इंटरनली एट ईच सेक्शन ऑफ दैट जो रबर क्या हो रहा है? इंटरनली एक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है। जैसे ही आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को, अपने फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? उसको उसका ओरिजिनल लेंथ रीगेन कराएगा, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कराता है। तो स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होती है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड जो है किसके इक्वल होता है इन द बॉडी? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों? अप्लाइड फोर्स के। तभी ना बॉडी ओरिजिनल शेप रीगेन करेगी। ठीक है, तो जो इंटरनली जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो किसके इक्वल होता है? जो अप्लाइड फोर्स है उसके, एफ। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो स्ट्रेस है, वो क्या होती है? स्ट्रेस होती है आपकी अप्लाइड फोर्स, या यू कैन से इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स अपॉन जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया गया है, अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। ठीक है, इसकी यूनिट जो होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस क्या होगा? बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी बॉडी में। स्ट्रेन क्या चीज होगी?
चेंज इन, जब बॉडी पे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी की या तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, सुन ले मेरी बात ध्यान के, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस या तो बॉडी की लेंथ चेंज हो जाएगी या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास स्ट्रेन आएगी बॉडी में और वो स्ट्रेन जो होगी क्या होगी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन, अगर लेंथ चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है, लेंथ, तो यहां पे क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मींस ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर शेप चेंज हो गया तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्ट्रेस आई, हमारी अलग अलग टाइप की स्ट्रेस होती हैं और अलग अलग टाइप की स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्रेन प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम इसी चैप्टर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी स्ट्रेस के लिए कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहला टाइप है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन में, सबसे पहली जो स्ट्रेस है वो है हमारी डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर डायरेक्ट या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आई तो उससे कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। समझिए मेरी बात को, द फोर्स इज अप्लाइड along one direction on the body in such a way that only length of the body will change। किसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कि बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगाया कि बॉडी की सिर्फ लेंथ चेंज हो, शेप चेंज ना हो। जैसे हमने इसको कंप्रेस करा, इसको दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा के कंप्रेस करा तो इसकी लेंथ डिक्रीज कर गई, या इसको खींचा, जैसे क्रेन का वायर होता है, क्रेन जब किसी लोड को लटकाए हुए होगी तो वायर क्या कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा, तो वायर की लेंथ बढ़ेगी, शेप नहीं बदलेगा। ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट, द फोर्स इज अप्लाइड, क्या फारे बोलो जोर से, द फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट, बोल बेटा जल्दी बोल, ओनली लेंथ ऑफ बॉडी। जैसे ये आपका ये जो पिलर है, पिलर के ऊपर कौन सी स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेस हो रहे हैं पिलर। ठीक है, जब उसके ऊपर लोड आएगा, मेट्रो के जो पिलर हैं जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये कंप्रेस होते हैं। मेरी बोन्स हैं, मैं लेग पे खड़ा हूं तो मेरे इनके ऊपर स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, कंप्रेस होंगी बोन में, ऊपर से जंप करूंगा तो कंप्रेस होंगी बोन। इलास्टिक बिहेवियर होता है बोन में, अगर बोन में इलास्टिक बिहेवियर नहीं हुआ तो बोन ब्रेक कर जाएंगी, बीमारी कहलाती है वो, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको। और जब ये बहुत इतना ज़्यादा ब्रिटल हो जाती हैं बोन, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो आदमी खांसता है तो उसकी हड्डी ब्रेक कर जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इलास्टिक बिहेवियर होना जरूरी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर होता है इसलिए वो जंप करते हैं इतनी हाइट से, चोट नहीं लगती बच्चा बहुत हाइट से जंप कर जाता है, हम नहीं कर सकते, समझे। तो उम्र के साथ साथ बोन्स का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो द फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट ओनली लेंथ ऑफ बॉडी विल चेंज। ठीक है,
सिर्फ लेंथ चेंज करे बॉडी की। बट शेप क्या हो, विल नॉट चेंज, शेप ना बदले। सिलिंड्रिकल शेप है तो सिलिंड्रिकल ही रहे, बस सिलेंडर लंबा या छोटा हो जाए। ठीक है। द फोर्स में भी कैसा हो सकता है, द फोर्स में भी टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स क्या करेगा, और कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल फोर्स क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, और कंप्रेसिव फोर्स क्या करेगा, लेंथ को घटाएगा। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द फोर्स, अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कौन कौन सी हैं, एक है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी है क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, ये आपकी कोई बॉडी है, दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, यानी इसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज करेगी। इस स्ट्रेस में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगी, लेंथ इंक्रीजेज। फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, देन सच अ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस में क्या होगा बच्चों, लेंथ जो है वो बॉडी की डिक्रीज करेगी। फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट कि लेंथ ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, लेंथ डिक्रीजेज, कंप्रेशन आएगा ऐसे। या फिर ये कोई आपका कोई पिलर है और ऊपर से यहाँ पे लोड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। ठीक है। तो जब ये स्ट्रेस आएगी तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी आपकी चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगली कौन सी स्ट्रेस है, हाँ देखो, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर नॉर्मल स्ट्रेस आएगी तो कौन सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, वॉल्यूमेट्रिक। नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब होगी नॉर्मल स्ट्रेस, इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू a uniform force from all possible direction at every point on the body। अगर बॉडी के ऊपर इक्वल एंड यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑल पॉइंट, ठीक है, इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स at all possible directions, at all possible directions, then the corresponding stress as a result of this force only as a and shape of body will not change। तो क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज, बॉडी में वॉल्यूम चेंज होगा।
ठीक है, बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स आए, एट ऑल पॉइंट बॉडी के ऊपर इक्वल फोर्स आए, यूनिफॉर्म फोर्स आए फ्रॉम ऑल अराउंड एट ऑल पॉइंट ऑन द बॉडी, तो ऐसी स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और बॉडी का शेप में कोई चेंज ना हो, ओनली वॉल्यूम चेंज करे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेस क्या कहलाती है? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। बड़े फ़ोन आ रहे हैं यार। शेप ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज, then the corresponding stress is called volumetric stress, या normal stress. Then the corresponding stress is called normal stress. कब आएगी? कब आएगी ये स्ट्रेस? बोलो। ऐसा कब होगा कि एट एवरी पॉइंट एक ही फोर्स लगे बॉडी के ऊपर फ्रॉम ऑल अराउंड? अगर ये बॉडी है, मान लो ये कोई स्फीयर है, ये फोर्स ऐसे बॉडी कंप्रेस हो, देख रहे हैं इस फोर्स लग रहा है एट एवरी पॉइंट फ्रॉम ऑल अराउंड, ऐसे फोर्स लग के बॉडी कंप्रेस हो, ये सब कब आएगी ऐसी? बोलो। जब बॉडी किसके अंदर? पानी के अंदर। मतलब व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इनसाइड फ्लूइड, नॉट द पानी, जैसे एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, या सोप बबल इन एयर। सोप बबल भी तो जो है स्फेरिकल बॉडी है, और एयर क्या है उसके सराउंडिंग में? फ्लूइड है। तो एयर क्या करेगी? एट एवरी पॉइंट ऑन द सोप बबल फोर्स लगाएगी, स्ट्रेस लगाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। या कोई भी आयरन बॉल एट द बॉटम ऑफ द सी के अगर बॉटम पे जाओगे एकदम, उसको सिंक कर दिया आपने, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर होगा। उस एक्सेस प्रेशर की वजह से एट एवरी पॉइंट यूनिफॉर्म फोर्स डेवलप होगा फ्रॉम ऑल अराउंड। है नीचे जाने पे डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, तो ऊपर बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, बगल में कहाँ बराबर? बगल में कहाँ? जैसे ये गिरा उसके ऊपर लगेगा। वाह जी वाह जी वाह। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस लिक्विड प्रेशर जो है एट एवरी पॉइंट नॉर्मली एक्ट करता है। एट एवरी पॉइंट 90 डिग्री पे एक्ट करता है प्रेशर, हर पॉइंट पे लगेगा। अगर इस कमरे में लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर कहाँ लग रहा है? एट एवरी पॉइंट ऑन द वॉल, यहाँ भी लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि नीचे लग रहा है खाली। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है एट एवरी पॉइंट ऑन द वॉल नॉर्मली 90 डिग्री पे। लिक्विड का अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिक्विड में कि लिक्विड कैसे प्रेशर, फ्लूइड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं नॉर्मली 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड एट एवरी पॉइंट। अगर इस कमरे में लिक्विड भर दूं, मैं पूरे कमरे को पानी से भर दूं, तो पानी क्या करेगा? इस जहां जहां कांटेक्ट है एट एवरी पॉइंट, कहाँ कैसे 90 डिग्री पे फोर्स एक्सर्ट करेगा एट एवरी पॉइंट ऑन द कांटेक्ट। ठीक है, बर्तन का शेप कैसा भी हो, फोर्स 90 डिग्री लगेगा। अगर ये आपका बर्तन भरा हुआ है, इस बर्तन में पानी है, ये बर्तन में पानी है, तो कैसे लगेगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा 90 डिग्री पे। इस पॉइंट पे लिक्विड, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ये लिक्विड यहाँ कैसे फोर्स लगा रहा होगा? ऐसे लगा रहा होगा। यहाँ कैसे लगा रहा होगा? ऐसे लगा रहा होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट होता है एट एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड। ठीक है, कैसे ही शेप हो, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, एट एवरी पॉइंट नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स क्या होगा? ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगी, ये बॉडी कंप्रेस होगी। इसका वॉल्यूम पहले कितना था? V, अब कितना रह गया? डेल्टा V कम हो गया, तो कितना रह गया घट के अंदर? ये डॉटेड वॉल्यूम कितना है? V माइनस डेल्टा V। ये वाला वॉल्यूम कितना है? V है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड लिक्विड, inside fluid, not liquid. When a body is placed inside fluid, comma, it is subjected to
इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स या यूनिफॉर्म प्रेशर कह सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल अराउंड। फ्रॉम ऑल अराउंड। है, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी ही। डेंसिटी पे क्वेश्चन आप पूछते हैं न्यूमेरिकल में, मास तो कांस्टेंट बना रहेगा ना, बॉडी कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी बच्चों? तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी आपकी, क्या हो गया नॉर्मल स्ट्रेस? फोर्स, वही फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ये एफ और एरिया कितना होगा यहाँ? ये फोर्स कितने एरिया पे आ रहा है? टोटल एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया 4 अपॉन एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस वही होगी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहेंगे इसको? प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी। यूनिट वही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम। कितना है चेंज इन वॉल्यूम यहां? कितना वॉल्यूम है चेंज? बोलो, चेंज निकालो। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज, v माइनस डेल्टा v माइनस v। कितना है चेंज? माइनस डेल्टा v। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी। क्या होगी ये? यूनिटलेस, नो यूनिट, ठीक है। अगला क्या है? शेयर स्ट्रेस। इस बार 11th में नहीं है शेयर स्ट्रेस। एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या होगी शेयर स्ट्रेस? ओनली shape of body will change. Force is applied in such a way that only shape of body will change. Volume, area, length कुछ चेंज ना करे, सिर्फ बॉडी का शेप चेंज हो जाए। बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाए कि सिर्फ बॉडी का शेप चेंज हो जाए, ठीक है। नहीं, कैसे चेंज होगा? अगर ये मेरे पास ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा दूं तो शेप बदल गया, शिफ्ट हो गया। बेस फिक्स है, ये आगे को शिफ्ट हो जाए, ऊपर वाला ये आगे को स्लांट हो जाए बॉडी, ठीक है। तो ओनली शेप ऑफ बॉडी विल चेंज। तो शेप कैसे चेंज करेगा? कि टेंजेंशियल जब फोर्स लगाएंगे हम बॉडी पे। ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया और टेंजेंशियली फोर्स कैसे लगाते हैं?
ठीक है, नहीं ये शिफ्ट हो गया आगे को बॉडी, ये बेस फिक्स है, बेस फिक्स है, शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, स्लांट हो गई है, ठीक है। ये रेक्टेंगल की जगह क्या बन गया, ये देख रहे हैं पैरेललोग्राम टाइप, ठीक है, ऐसे शिफ्टिंग हो गई। तो ये जो है वो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो कौन सी स्ट्रेस है, हैं, शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस है। कितना शिफ्ट कर गया, ये इतना शिफ्ट कर गया थीटा, ये कितना है डेल्टा एल, डेल्टा एल शिफ्टिंग हो गई, और ये कितनी है एल एल, तो ये भी एल ही है, ये एल चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, और ये लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी, शेयर स्ट्रेस होगी बच्चों टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स F अपॉन दैट एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स लगा है, एरिया ऑफ दैट फेस। यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर आ जाएगा, टॉप फेस का एरिया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या कहलाएगी, शेयर स्ट्रेन कहलाएगी। ये शेयर स्ट्रेन कितनी होगी बच्चों, ये दिस थीटा इज द शेयर स्ट्रेन, दिस थीटा इज द शेयर स्ट्रेन। ये डेल्टा एल कितना होता है, नेग्लिजिबल टाइप का होगा, आपको दिखेगा भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा, डेल्टा एल बहुत छोटा होगा इस एल के कंपैरेटिवली, ठीक है। जब ये बहुत छोटा होगा तो इस थीटा को मैं क्या, इसको क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं, इसको क्या अज्यूम कर सकता हूं, आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ दिस रेडियस, ये उसका सेंटर है, ठीक है। सर्कल की जो आर्क है ना, ये सर्कल है, अगर बहुत छोटी सी आर्क हो सर्कल की, ये आर्क क्या होती है, आर्क क्या होती है, लेंथ क्या होती है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस के कंपैरिजन में ये आर्क लेंथ बहुत छोटी हो तो कैसी होगी आर्क लेंथ, स्ट्रेट, तो ये बहुत छोटा होगा एल के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा एल अपॉन एल, ये आएगी आपकी लॉन्ग शेयर स्ट्रेन, ठीक है।